फिर से स्वागत है आप लोगों का यूकेपीडिया में। कल तक जो हमारी सीरीज चल रही थी परमार राजवंश का इतिहास, कल हम लोगों ने चर्चा करी थी परमार राजवंश के इतिहास में मानसा तक के राजाओं का, जयपाल से मानसा तक के राजाओं का हमने जिक्र किया था, थोड़ा सा उनके बारे में मोटा मोटा अध्ययन किया था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्यों हमारे लिए परमार राजवंश ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें अध्ययन करना है, अभी तक क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जैसे ही परमार राजवंश समाप्त होगा, मैं आप लोगों के बीच परमार राजवंश से जुड़े हुए क्वेश्चनों को लेकर के आऊँगा। और कोशिश करेंगे आप लोग वो हमारी लाइव क्लास होगी और आप लोग उस क्लास में जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आपको कितने सवाल अभी तक आए और उस टॉपिक से कितने सवाल अभी तक आए। तो देख लीजिए हम कल तक क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लूँ। थोड़ा मैं खुद को किनारे रख लूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पूरी की पूरी नज़र आए। कल तक आप लोगों ने पढ़ लिया था प्रथम कालखंड, परसों की क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी क्लास में हमारी हुई थी, दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था श्रीनगर काल। श्रीनगर काल हमने बोला था कि 1490 से 1804 तक के दौर में होगा। और इसी काल में हम लोग पढ़ रहे थे, अजय पाल को पढ़ लिया था। अजय पाल ने किस तरीके से 52 गढ़ों का एकीकरण किया, किस तरीके से मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कल्याण मल्ल जो कि मल्ल राजवंश सिरा के मल्ल हैं, उनमें से वहाँ से जो है गढ़देश शब्द का जिक्र सबसे पहले होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, अजय पाल के प्रमुख युद्धों वगैरह का वर्णन किया था। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ लेकर के नहीं आया, नहीं चल पा रहा हूँ क्योंकि जितना समय हो पाएगा हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। मुश्किल से आधे घंटे की अगर वीडियो बनती है तो आप लोगों के लिए भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पच्चे होगी, आप लोगों को भी पचेगी और मेरे लिए भी सही सहूलियत वाला होगा। हम लोगों ने कल्याणपाल पढ़ा था। कल्याणपाल को पहला पंवार शासक बताया था जिसने शाह की उपाधि धारण करी। और इन चार राजाओं को एक साथ जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति ने भी कोई कमेंट नहीं किया कि इस पे इसकी पीडीएफ दे दीजिए, इसके स्रोत की पीडीएफ दे दीजिए, इसलिए मैंने वो स्रोत डाला नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। फिर हम बात करें, देख लीजिए इन सारी चीज़ों के बाद मानसा को पढ़ा था। मानसा के समय में हम लोगों ने चंद्रकालीन, उसके समकालीन जो शासक या मुगल कालीन थे उनके बारे में पढ़ा और अन्य विवरणों को सारा विवरण लेकर के पढ़ने हुए लास्ट पॉइंट हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि एक यूरोपीय यात्री विलियम फिंच जो है इसके दरबार में, इसके समय जो है जहांगीर के दरबार में आया था, जिसने इसके मानसा का जिक्र जो है किया था। आज मैं उसी टॉपिक से आगे लेकर के आप लोगों को चल रहा हूँ। उस टॉपिक से आज आगे हैं आप लोगों का सबसे पहला शासक यहाँ पर पढ़ने को है श्याम शाह, जिसका समय काल 1611 से 1622-23 है। अब आप लोग देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिएगा अन्य पुस्तकों से या अन्य जो आप लोग पढ़ रहे हैं उन विवरणों से कि आप क्यों इसे अलग कर रहे हैं। आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि यहाँ टाइम पीरियड आपने कि उस किताब में फलां किताब में ये है, अलग किताब में ऐसा है, तो आप इसे इस टाइम पीरियड को क्यों चेंज कर रहे हैं। अगर ये सवाल आप लोग पूछेंगे तो मैं ज़रूर इसका उत्तर दूंगा। अदरवाइज़ मैं चल रहा हूँ और कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इसी टॉपिक में ही क्लियर करूँगा कि मैंने ये टाइम पीरियड किस आधार पर लिखा है और आप लोग गलत क्यों पढ़ रहे थे अब तक। खैर जो भी हो, परमार राजवंश का ये 44वां शासक था। जहांगीर नामा में इसका नाम जहांगीर जमींदार श्याम सिंह के तौर पर इसका उल्लेख किया गया है। ये जो है मुगल दरबार में हाथी, और ये देखिए यही पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था। परसों एक क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, क्वेश्चन ये पूछा था, परसों नहीं बल्कि मैं आप लोगों को चलिए दिखाई देता हूँ। मैं 18वें पेज नंबर पे हूँ तो थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा मैं और ऊपर जाकर के ये क्वेश्चन मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप लोगों को मेरे ख्याल से जानना ही चाहिए। जब क्वेश्चन रेज हुआ है तो उस क्वेश्चन का मायने भी है, उस क्वेश्चन को पूछे जाने के पीछे बहुत ज़्यादा एक तरीके से लॉजिक भी बनते हैं। तो उन लॉजिक्स को भी उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। मैंने बोला था कि इसमें गलत तरीके से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है पर आप लोगों ने उसे सही करना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया किसी पेपर में। आप लोग यूके का पेपर देखिएगा। जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। बट मैं क्लियरली कह रहा हूं कि जहांगीर को नहीं बल्कि जहांगीर ने किसको ये हाथी और घोड़े दिए थे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, जहांगीर ने दिए थे किसको, सॉरी जहांगीर को दिए थे किसने, श्याम शाह ने दिए थे। यहाँ पर जहांगीर ने लिखा है जो कि गलत है। जहांगीर एक इसके पीछे मैंने दो लॉजिक लगाए थे या बताए थे आप लोगों को। एक तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो गढ़वाल क्षेत्र है विशेष तौर पर पौनी घोड़े, जो छोटे कद के घोड़े होते हैं, वो मुगलों को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। अब अगर एक्सपोर्ट किया जाता था, मुगल उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है। तो जहाँ से व्यापार हो रहा है वहाँ से ही
घोड़े को उन्हीं को घोड़े कोई दान या उपहार में देगा, ये बिल्कुल ही वो नहीं है। दूसरा, आप लोग देखिए किसी भी राजा में जो बड़ा राजा है वो क्या करता है, किसी मिलने वाले व्यक्ति पर नजराना लगाता है। नजराना एक टैक्स होता है कि आप राजा से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जहांगीर बड़ा राजा है, न कि श्यामशाह, तो जहांगीर को मिलते समय जो है श्यामशाह टैक्स देगा। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने समझना चाहिए, लॉजिकली भी आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें सीखनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए, वापस आ गया हूँ मैं, यह मुगल दरबार में हाथी और घोड़े स्वरूप भेंट स्वरूप लेकर के आया था। इस बात का जिक्र भी किसने किया है, जहांगीरनामा में किया गया है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, इसके समय कुमाऊं के जो राजा थे तिरमल चंद ने दरबारी षड्यंत्रकारियों के कारण श्रीनगर में शरण ली थी। अब ये पॉइंट अगर आप लोग, क्योंकि चंद राजवंश में पूरा पढ़ा ले चुका हूँ, नीचे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, इसी चैनल में मैं सारे वीडियोस ले चुका हूँ। तिरमल चंद के समय मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है वहाँ जो षड्यंत्र चल रहे थे, उन षड्यंत्रों से बचते हुए तिरमल चंद जो है कहाँ पहुँच गया था, श्रीनगर पहुँचा, और श्रीनगर में जिसने शरण दी वो राजा श्यामशाह है। तो यहाँ पर देख लीजिए, श्यामशाह ने शरण दी। हालांकि महिपति शाह इसे गद्दी पर बैठा के बाद में आएंगे, इसीलिए बाद में जब महिपति शाह से युद्ध की दशा आती है तो ये मैत्रीपूर्वक युद्ध लड़ा जाने की बात होती है। तो उसी के आधार पर भी मैं समय निर्धारित करूंगा, अभी यहाँ समय काल निर्धारित करेंगे हम लोग। चलिए तो याद रखेंगे, राजा तिरमल चंद ने दरबारी षड्यंत्रकारियों से बचने के लिए जो है इसने श्रीनगर में शरण ली थी, तिरमल चंद ने, और श्रीनगर में उस समय श्यामशाह का शासन है। और ये भी याद रखिए, ये पहला परमार शासक हैं, ये पहला परमार शासक है जिसका चित्र उपलब्ध है। अगर मैं चंदों से कंपैरेटिवली लेकर चलूं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एकमात्र चंद शासक जिसका हमारे पास चित्र उपलब्ध है, पेंटिंग उपलब्ध है, वो राजा बाज बहादुर चंद है। और परमारों की या परमारों की बात करें तो ये पहला परमार शासक जिसका चित्र उपलब्ध है वो याद रखेगा नाम राजा श्यामशाह है। देखिए नेक्स्ट, अलकनंदा नदी में क्या बोलते हैं, नौका दुर्घटना में देहांत हो गया। इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं। क्या बोलते हैं, राजा श्यामशाह के बारे में बोला जाता है कि वो थोड़ा सा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनके जो निर्णय होते थे वो निर्णय थोड़ा सा एक तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर के ये निर्णय करते थे, यानी कि दुर्दांत निर्णय सुनाने के लिए ये जाने जाते हैं, बुरे निर्णयों के लिए ये जाने जाते हैं। और कहा जाता है कि अधिकतर लोगों को सजा के तौर पर अलकनंदा में बहा देते थे। तो किसी इतिहासकार ने तंज कसते हुए कहा है, नाम तो मैं लूँगा नहीं, तो उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि राजा श्यामशाह जो है पूरा जीवन भर लोगों को सजा देते रहे अलकनंदा में डुबाने की, और उनका निधन की बारी आई तो अलकनंदा ने उन्हें भी अपने आप में समेट लिया। कहीं ना कहीं देख लीजिए, जैसा वो सजा देते थे वैसी सजा उन्हें भी मिली, और अलकनंदा में नौका दुर्घटना के समय जो है इनका देहांत हो गया। पर देखिए इसके समय जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। इसके समय में तिब्बत सीमा के राज्य दापा ने टैक्स देना बंद कर दिया। याद करिए, मानशाह ने इस चीज़ को समाप्त किया था। और फिर श्यामशाह के समय क्या होने लगा, दापा ने खुद को स्वतंत्र कर लिया और टैक्स देना बंद कर दिया। और ये दापा, इस दापा के संबंध में मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दूं कि ये दापा वो क्षेत्र है जो गर्तांगली, वर्तमान उत्तरकाशी में जो गर्तांगली अभी खोली गई थी 43 सालों बाद, वो गर्तांगली वाला एरिया है, ये उससे ऊपर लगा हुआ तिब्बती क्षेत्र है। और इसने जो है दापा पर 2 बार आक्रमण किए। दूसरे आक्रमण के संबंध में देखिए, एक ब्रिटिश है या एक यूरोपीय यात्री है, खासकर ये जेसुएट पादरी है अंतोनियो अंद्रादे, ये जो है माणा में थे जब इन्होंने दूसरा आक्रमण किया था। तो इन्होंने माणा में रहने का अपना जिक्र किया है कि इस समय गढ़वाल के राजा ने जो है तिब्बत में आक्रमण किया था। श्यामशाह ने देख लीजिए राजधानी में सामाशाही बागान लगाया था। इसकी आज्ञा के अनुसार ही शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक पुस्तक की भी रचना की थी। इसी के समय शंकर मठ और केशवराय मठ का निर्माण भी जो है कार्य शुरू हुआ था। ये एक गढ़वाली शासक है जिसका देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप लोगों ने समझना भी चाहिए। बहुत सारे इतिहासकार या जो जौनसार बेस्ड इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि हम कभी भी गढ़वाली राजा के अधीन नहीं रहे, पर इस बात को काटने, खासकर अन्य इतिहासकारों की बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि टीकाराम साजी ये बात मानते हैं कि हाँ वो कभी गढ़वाली राजा के अधीन नहीं रहे। बट ये बात ये प्रमाण देती है, देख लीजिए श्यामशाह का ये जो जिक्र है इसका महासु देवता की आरती में उल्लेखित होना इस बात का जिक्र देती है कहीं ना कहीं कि ये जो जौनसार वाला रीजन था, जौनसार बाबर वाला जो रीजन था वो कहीं ना कहीं गढ़वाली राजा के अधीन था। क्योंकि देख लीजिए ये जिक्र महासु देवता की आरती में मिलता है। महासु देवता की आरती में इस बात का जिक्र किया गया है कि धन्य हो महासु महाराज,
महासुदेव आपने हमें जो है श्याम शाह के चंगुल से बचाया, या श्याम शाह के अत्यधिक या अत्याचार से जो है हमें बचा करके रखा, यानी बचाया, यानी कि ये टैक्स वसूलने जाता होगा तो वो अत्याचार पूर्वक इसका डिसीजन जैसे होते थे, तो उससे बचाने का जिक्र जो है महासुदेवता की आरती में किया गया। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट स्पष्ट, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये एकमात्र गढ़वाली शासक है जिसका जिक्र महासुदेवता की आरती में भी किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट राजा हुए हैं आपका राजा धाम शाह या दुलो राम शाह। इनका टाइम पीरियड 1622-23 से 1626-27। अब देख लीजिए, श्याम शाह का जब नौका दुर्घटना में निधन हो गया तो वह निसंतान मरा था, और उसके उत्तराधिकारी जो था बना धाम शाह या दुलो राम शाह बना, जिसने लगभग 4 साल तक शासन किया, और कोई उपलब्धि पूर्वक शासन इसका नहीं रहा। इसलिए हम सीधे जा रहे हैं महीपति शाह में। महीपति शाह जिसका समय काल 1626-27 से 1631 तक है। अब यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज होना बनता भी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ अन्य किताबों की अपेक्षा फिर टाइम पीरियड बदल गया। तो ये टाइम पीरियड बदलने का कारण भी मैं आप लोगों को नीचे स्पष्ट दूंगा अभी। देखिए, महीपति शाह धाम शाह के निधन के बाद ये पूर्व शासक था श्याम शाह, ये श्याम शाह के चाचा थे महीपति शाह। श्याम शाह के चाचा महीपति शाह जो है श्रीनगर रियासत के राजा बने। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद क्या गतिविधि हुई है, ये भी देख लीजिए। इसने चंद राजा त्रिमल्ल चंद को राजा बनने में मदद करी, मैं इसका जिक्र ऊपर कर चुका हूँ। श्याम शाह ने भले ही शरण दी महीपति शाह को, पर राजा बनने में जो मदद जो पहुँचाई है वो किसने पहुंचाई है, ये पॉइंट स्पष्ट याद रखिएगा। राजा बनने में जो मदद पहुंचाई गई है वो पहुंचाई गई है किसके द्वारा? महीपति शाह के द्वारा पहुंचाई गई है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, राजा बनने में मदद की, और उसके बाद इसने कुमाऊं अभियान में, इसी चंद शासक, बाद में कुमाऊं अभियान नहीं था, बल्कि हुआ क्या था नीचे मैं अभी स्पष्ट करूंगा। बाद में कुमाऊं अभियान में इसी चंद राजा के साथ युद्ध करते समय इसका निधन हो गया था। इनके एक सेनापति बनवारी दास तुंवर, मौलाराम के परिवार से रिलेटेड है इनका, और मंत्री झलिया धाम सिंह भंडारी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। पुर्तगाली पादरी हैं, देख लीजिए, फ्रांसिस्को द एज़वेडो ने 30 जुलाई 1631 को, अब देखिए ये पॉइंट मैंने ये समय काल कहाँ से निर्धारित किया 1631, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए पुर्तगाली पादरी है फ्रांसिस्को दी एज़वेडो, जो 30 जुलाई 1631 को श्रीनगर पहुंचे थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक गढ़वाली राजा जिसका कि कुमाऊं के साथ युद्ध करते समय निधन हुआ था, उस राजा के अंतिम संस्कार के समय 30 जुलाई 1631 को फ्रांसिस्को दी एज़वेडो श्रीनगर में मौजूद था। तो अब आप लोग देख लीजिए, कुमाऊं के साथ युद्ध करते हुए कौन सा गढ़वाली राजा मरा? कोई सा भी एक राजा अगर आप ढूंढेंगे तो महीपति शाह के अलावा कोई नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से भी मैं इस टाइम पीरियड को 1631, क्योंकि फ्रांसिस्को द एज़वेडो ने जो टाइम पीरियड डाला हुआ है, जो टाइम पीरियड लिखा, जो समय काल उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है, यात्रा विवरण का लिखा है, वो 1631 का है। और 1631 में युद्ध के समय मरने वाला शासक भी यही था। याद रखिएगा, इस पॉइंट को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसका समय काल कहाँ निर्धारित किया, 1631 निर्धारित किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ये भी उसने लिखा है, फ्रांसिस्को द एज़वेडो ने यहीं तक नहीं लिखा, बल्कि ये भी लिखा है कि इसका 9 या 10 वर्ष का एक उत्तराधिकारी था, जो इसने जो है, जिसने अपनी माँ के संरक्षण में जो है शासन काल शुरू किया था। तो महीपति शाह के पुत्र ने जो है अपनी माँ कर्णावती के संरक्षण में जो है काम किया है। अभी आप लोग पृथ्वीपति शाह को पढ़ेंगे नीचे। महीपति शाह के समय की ही थोड़ा सा बात करें, इसके निधन से पहले ही महीपति शाह ने अपने सेनापतियों की बदौलत बहुत सारे युद्ध जीते, जिनमें प्रमुख 6 सेनापति महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कौन कौन 6 सेनापति महत्वपूर्ण है। बनवारी दास तुंवर, लोधी रिखोला, बर्तवाल बंधु। तो एक बनवारी दास तुंवर, लोधी रिखोला 2, और 2 बर्तवाल बंधु हो गए 4, दोस्त बेग मुगल 5, माधव सिंह भंडारी 6। ये 6 जो है सेनापति प्रमुख थे महीपति शाह के, जिनके कारण महीपति शाह ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। बनवारी दास तुंवर कुमाऊं युद्ध में मारा गया था, और महीपति शाह को गर्भभंजक या भुजदंड प्रचंड के नाम से जाना जाता है। और ये एकमात्र ऐसा शासक है टिहरी रियासत गढ़वाल राज्यवंश का जिसका पवाड़ा गाया जाता है। पवाड़े याद रखिएगा हमेशा वीर भड़ों के गाए जाते हैं। वीर भड़ कहने का मतलब जो युद्ध में अलौकिक अपना साहस का परिचय देते हों, उन लोगों को
बीरभड़ के तौर पर परिचित किया जाता है। तो ये एकमात्र ऐसे परमार शासक है, अब गढ़वाल के एकमात्र ऐसे शासक है जिनका पंवाड़ा गाया जाता है। पंवाड़ा यानी कि जागर जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देख लीजिए, मैं इनके कुछ सेनापतियों का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि लोधी रिखोला और बरतवाल बंधु। लोधी रिखोला और बरतवाल बंधु की बात करें तो दापा पर आक्रमण कर वहाँ के बौद्ध विहार पर गढ़वाली सेना का ने जो है अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। थोलिंग के समीप सतलज तक गढ़वाल की सीमा निर्धारित करी, यानी कि थोलिंग मठ जो है वहाँ से लेकर सतलज नदी तक एक तरीके से गढ़वाल की सीमा जो है निर्धारित करी। भीम सिंह बरतवाल, जिससे भीम सिंह बरतवाल जो जिस समय वहाँ का गढ़वाली सेना नायक था, और उसके भ्राता यानी कि भीम सिंह और उसके भाई दोनों जो बरतवाल बंधु हैं, बरतवाल बंधुओं ने दापा की ठाकुराई का प्रशासक नियुक्त किया गया, यानी कि दापा को जीतकर वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया बरतवाल बंधुओं को। और बाद में देख लीजिए, कालांतर में लहादसा लहा आधा त यहाँ पर मिसिंग है, तो लहादसा से सहायता मिलने पर दापा में फिर तिब्बतियों ने कब्जा कर लिया। दरअसल तिब्बत की राजधानी है लहादसा, और कब्जा कर लिया। और बरतवाल बंधु जो थे, बरतवाल भाई जो हैं, वो उस युद्ध में मारे जाते हैं। और माना जाता है, कहा जाता है कि आज भी दापा बिहार में उनकी तलवारों की पूजा की जाती है। जो बरतवाल बंधु थे, उनके साहस से वो लोग इतना ज़्यादा प्रभावित थे तिब्बती, कि उन्होंने उनकी तलवारों को वहाँ पर रख के, अपने पूजा स्थल पर रख के, वहाँ उनकी पूजा अभी भी की जाती है। बाद में जो है लोधी रिखोला को सिरमौर और दक्षिण सेना सीमा के लिए सुरक्षा के लिए भी भेजा गया था। खैर चलिए, ये तो हो गए ऊपर के सेनापति। अब सबसे अहम बात करें माधो सिंह भंडारी। अब देख लीजिए, माधो सिंह भंडारी की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और चीज़ें मैं स्पष्ट करूँगा इसमें आप लोगों के। दूसरा सफल तिब्बत अभियान माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में लड़ा गया था। बुसर युद्ध, बुसहर होना चाहिए वैसे, रामपुर बुसर वाला जो एरिया है, बुसर युद्ध के समय दापा घाट में इसका निधन हुआ था। किसका? माधो सिंह भंडारी का। ये महीपति शाह, रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह के शासनकाल तक सेनापति रहे। ये अपने मूल गांव ललूड़ी तथा मलेथा में कूल का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। और मलेथा की कूल के समय एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ाने का इनका जिक्र है, जबकि ये पॉइंट गलत है। मैं आप लोगों को इतना स्पष्ट कर दूं कि माधो सिंह भंडारी के 3 से अधिक विवाह थे, और एक पुत्र नहीं था, एकमात्र पुत्र। जो ये विवरण लिखा गया है पुस्तकों में, मैंने भी हालांकि उसी स्वरूप में से लिया है, बट वो अशुद्ध पॉइंट है। एकमात्र पुत्र नहीं था। अब आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि माधो सिंह भंडारी बेसिकली, आप लोग जान लीजिए कि भंडारी बेसिकली काला भंडारी कहला जाता है। काले भंडारी कहने का मतलब जो कुमाऊं से, काली कुमाऊं से आए, उन्हें काला भंडारी कहा जाता है बेसिकली। तो ये जब काली कुमाऊं से आकर के माधो सिंह भंडारी के पूर्वज आए, तो ये बसे कहाँ? ललूड़ी गांव में बसे। ललूड़ी गांव जो है वो पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग के ललूड़ी गांव में बसे। और वहाँ ललूड़ी की गूल भी थी, जिसमें जब 1967 के बाद जब लस्तर नहर बनाई जा रही थी, उस समय लस्तर नहर सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी नहर थी एशिया पे। अब तो खैर बहुत ऊंचाई पर और नहरें भी बन गई। तो लस्तर नहर के बनते समय जो ललूड़ी की गूल थी, वो गूल ध्वस्त हो गई। बाद में इसे मलेथा में जो है भूमि मिली, तो मलेथा में इन्होंने गूल बनाई थी। तो ये 2 गूलें हैं, याद रखिएगा। गूल इट मीन्स एक तरीके से एक काइंड ऑफ नहर बोल लीजिए आप, नहर का एक प्रकार बोल लीजिए आप इसे। तो ये नहर के एक तरीके से प्रकार हैं गूल। और माधो सिंह भंडारी ने कुल 2 गूलों का या कूलों का निर्माण किया था। ये पॉइंट आप लोग जरूर देखेंगे। और उसके बाद बात करें, देखिए, इनकी पत्नी का नाम उदीना बोरान तथा पुत्र का नाम गजय सिंह था। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में इनके पौत्र अमर सिंह का भी नाम उल्लिखित है। तो आप लोग बताइए कि इसने जब अपने एकमात्र पुत्र गजय सिंह का अगर कुर्बान कर दिया था, तो फिर पौत्र अमर सिंह कहाँ से आया? इसलिए ये पॉइंट अशुद्ध हैं थोड़ा सा, इसलिए इस चीज़ को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती की बात करें तो देख लीजिए 1631, अब तो आप लोग क्लियर कर चुके होंगे कि 30 जुलाई 1631 को महीपति शाह का निधन हो गया था, इसलिए 1631 से 1640 तक का टाइम इनका रहेगा कर्णावती का। तो कर्णावती की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, महीपति शाह के निधन के बाद 9-10 साल के लड़के अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह को राजा बनाया, और इसने जो है पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के तौर पर जो है गद्दी पर कार्य करना प्रारंभ किया। बादशाह नामा के अनुसार श्रीनगर के राजा की मृत्यु की खबर सुनकर के नवाजत खां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ये आक्रमण लगभग 1635 ईस्वी में हुआ था। रानी ने मुगल सेना को हरा करके उनकी नाक कटवा दी थी, इसीलिए डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें नाक काटी रानी की उपाधि दी है। याद रखिएगा, ये उपाधि किसने दी, अगर कल के दिन पूछता है तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को किसकी उपाधि दी है? नाक काटी रानी की उपाधि दी है।
1635 में ही देख लीजिए महारानी ने दून घाटी पर दोबारा से अधिकार प्राप्त कर लिया। देहरादून में नवादा नामक स्थान पर रानी ने राजमहल बनाया, नाग सिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, करणपुर नामक कस्बा बसाया, राजपुर नहर और रिस्पना नहर का निर्माण का श्रेय भी इसी को जाता है। तो गढ़वाल के इतिहास में ऑल एंड ऑल देख लीजिए एक तरीके से गढ़वाल की दुर्गावती के तौर पर या गढ़वाल की झांसी की रानी के तौर पर हम लोग महारानी कर्णावती को पढ़ते हैं और इन्हें इस रूप में जानते हैं। बहुत सारे अच्छे काम इनके द्वारा किए गए हैं। खैर, अगले राजा के तौर पर आप लोग देख लीजिए 1640 से 1665 पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह का टाइम पीरियड थोड़ा सा विस्तारित है। 1640 से 1665 लंबा टाइम पीरियड एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं। 20 साल से 25 साल से ऊपर 25 साल लगभग शासन किया है। तो स्वतंत्र शासक के तौर पर 1640 से प्रारंभ किया। मैं वैसे तो राजा 1631 में बन गए थे, पर क्योंकि रानी कर्णावती का इन्फ्लुएंस था इसलिए 1640 से मैं ले रहा हूँ। तो 1640 से स्वतंत्र राजा के तौर पर इसने कार्य प्रारंभ किया। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 1658 में मुगल शहजादा सुलेमान सिको, जो कि दारा सिको का पुत्र था, जब मुगल दरबार में सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष में दारा सिको और औरंगजेब के बीच जो छिटपुट संघर्ष था, दारा सिको की तो हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो और दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको का भी जो है पीछा किया जा रहा था। तो सुलेमान सिको ने जो है श्रीनगर के दरबार में शरण ली थी। और ये अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए कि सॉरी औरंगजेब की बात यहाँ पर नहीं आनी, औरंगजेब से पहले शाहजहाँ के समय की बात है ये। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है कि जब मुगल दरबार में जब ये संघर्ष चल रहा था शाहजहाँ और उसके बीच, तो उस समय दारा सिको के पुत्र ने सुलेमान सिको ने यहाँ शरण ली। और यहाँ शरण लेने के बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चेंजमेंट, जो सबसे बड़ा बदलाव जिसे हमने कहना चाहिए, वो बदलाव ये आया कि हमारे यहाँ गढ़वाल शैली, जो अभी हम गढ़वाल चित्रकला, क्योंकि सुलेमान सिको अकेला नहीं आया था बल्कि उसके साथ 2 चित्रकार थे, और वो चित्रकार जो रहे हैं मौलाराम के पूर्वजों के तौर पर जिन्हें हम लोग जानते हैं। तो मौलाराम के पूर्वजों का यहाँ आगमन और गढ़वाल चित्र शैली को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होना, या पहाड़ी चित्रकला के नाम से गढ़वाल चित्रकला को एक तरीके से परिभाषित किया जाना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। तो बात करें, देख लीजिए जब इसने शरण ली थी तो शाहजहाँ ने सबसे पहले जम्मू कांगड़ा के फौजदार इरज खान और खलीतुल्ला खान को श्रीनगर में आक्रमण के लिए भेजा था। मुगल शासन ने गढ़वाल के विरुद्ध 3 अभियान किए। देखिए कब कब किया, 1635 पहले वाला जो अभियान था जिसमें कर्णावती ने इन्हें हरा दिया था, 1654 और फिर 1656, ये 3 अभियान किए। मुगल आक्रमण के कारण जो है नूरपुर के राजा राजरूप ने उत्तर से सिरमौर के शासक, अब देखिए एक चीज़ बेसिक सी चीज़ मैं ये फिर पढ़ूंगा आगे। अब आप लोग ये समझ लीजिए, अगर मुगल आक्रमण हो रहा है तो मुगल आक्रमण का इन्फ्लुएंस क्या होगा। ये मान लीजिए बीच में आपका कोई सत्ता है, अब जब मुगल आक्रमण हो रहा है, क्योंकि मुगल बहुत बड़ा रियासत है, बहुत बड़ी रियासत है, अब पूरे उत्तर भारत में उनकी चल रही है, तो ऐसे में क्या होता है, हर एक उनकी शरण में जाने की कोशिश करते हैं। पर पृथ्वीपति शाह ने कहीं ना कहीं इसके उलट क्या कर दिया, उसको शरण दे दी, सुलेमान सिको को शरण दे दी। अब जब सुलेमान सिको को शरण दे दी तो ये मान लीजिए जो शासन शब्द मैंने जिसको हाईलाइट किया, ये मान लीजिए गढ़वाल है, तो यही गढ़वाल शब्द को ही गढ़वाल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये गढ़वाल के पूरब में कुमाऊँ हैं, तो कुमाऊँ ने भी हमला कर दिया। अब देखिए ये बड़े उसकी बात है, उत्तर से राजा राजरूप जो नूरपुर का राजा है उसने हमला कर दिया, और सिरमौर से पश्चिम से जो है सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश ने हमला कर दिया। अब ये प्रेशर कौन बना रहा है इन सबको हमला करने के लिए, वो बना रहा है कौन, मुगल बना रहे हैं। मुगल ये कह रहे हैं कि गढ़वाल पर हमला करो भाई, उसने मेरे दुश्मन को कैसे जो है शरण दे दी। तो गढ़वाल चारों तरफ से घिर गया है एक तरीके से। इसीलिए अगर आप लोग देखें तो उत्तर से जो राजा है नूरपुर के राजा राजरूप का आक्रमण हो रहा है, और सिरमौर के पश्चिम से जो है सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश का आक्रमण हो रहा है, और पूरब से बाज बहादुर चंद का आक्रमण हो रहा है। और इसकी वजह से जो गढ़वाल की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। ऊपर से मुगल सत्ता का अलग से डर है, मुगल सत्ता अलग से प्रभाव दिखा रही है। तो यही अस्थिरता को देखते हुए जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, इसने धोखे से क्या कर दिया, इसने बोला कि पिताजी तो मानेंगे नहीं भाई। तो पिताजी जब नहीं मानेंगे तो मेदिनी शाह ने एक नई युक्ति खोजी, और उस युक्ति के तहत उसने क्या कर दिया कि स्वयं ही क्या करना शुरू कर दिया,
सुलेमान सिको को धोखे से जो है मुग़लों के हवाले कर दिया। और माना जाता है कि मेदनी शाह जो है दिल्ली पहुंचा। बहुत सारे लेखकों ने, इतिहासकारों ने तो मेदनी शाह को राजा भी बताया है। हालांकि मेदनी शाह कभी राजा नहीं बना, क्योंकि जब ये गया था तो क्या बोलते हैं, सुलेमान सिको को लेकर के गया था, तो पृथ्वीपति शाह ने एक तरीके से इसका देश निकाला कर दिया। देश निकाला करने के बाद स्थिति क्या रही है, जब देश निकाला हो गया और मेदनी शाह दिल्ली में जब रह रहा है तो दिल्ली में ही वो जो है उसका निधन हो गया था। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि पृथ्वीपति शाह को भी कहीं ना कहीं अपने पुत्र के फैसले पर एक तरीके से भले ही गुस्सा रहा हो, पर वो जानते थे कि मेदनी शाह ने फिर ये फैसला क्यों लिया। इसीलिए पृथ्वीपति शाह ने क्या किया, मेदनी शाह के पुत्र फतेहपति शाह को, जो कि अल्पायु में था, उसका राज तिलक करके उसी के संरक्षक के तौर पर स्वयं शासन करने लग गए। अब ये इसीलिए देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये मेरे ख्याल से हमारे पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि पुत्र की बजाय पौत्र को जो है राजा बना दिया जा रहा है और उसके संरक्षक के तौर पर खुद वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये परिवर्तन आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये भाई याद रखिएगा कि मेदनी शाह कभी राजा नहीं बना, क्योंकि मेदनी शाह का तो निधन कहाँ हो गया था, दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। खैर आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वीपति शाह ने जो है दून घाटी पर पुनः कब्जा प्राप्त कर पृथ्वीपुर नामक नगर बसाया, क्योंकि जब चारों तरफ से हमले हो रहे, पुनः शब्द जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि मुगल्स का कब्जा हो रहा है, मुगल्स हमारे यहाँ प्रेशर कर रहे हैं और उस प्रेशर के बाद जाकर के दोबारा से रिट्राइव कर रहे हैं, दोबारा से उस क्षेत्र को हासिल कर रहे हैं। तो पृथ्वीपुर नामक एक कस्बा बसाया। इसके अलावा पश्चिम में रवाई घाटी में गढ़वाल गढ़ी या राजगढ़ी के रूप में जो है इन्होंने, अभी भी राजगढ़ी है बड़कोट के पास, बड़कोट ही कह लीजिए चाहे, तो अभी भी पश्चिम में रवाई घाटी में जो है राजगढ़ी के रूप में, गढ़वाल गढ़ी या राजगढ़ी के रूप में इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देख लीजिए अजयपाल के बाद अगर राजधानी परिवर्तन का जो दौर हो रहा है, तो राजधानी परिवर्तन तो नहीं, पर एक नई राजधानी है राजगढ़ी के तौर पर जिसने बसाया वो पृथ्वीपति शाह है। और राजगढ़ी में अपने पुत्र, दूसरे पुत्र जो है दिलीप शाह को शासन, क्योंकि देखिए दिलीप शाह दूसरा पुत्र है, कहीं ना कहीं मेदनी शाह ने धोखा किया है, तो दिलीप शाह भी कहीं ना कहीं ये बात ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट करने की दशा में उसे शांत करने के लिए राजगढ़ी जो है दूसरी राजधानी बना करके दिलीप शाह को वहाँ का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। और एक चीज़ और गौर करिए, देखिए ये वही राजधानी है जब 1803 में सितंबर 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया ना, तो उस भूकंप से श्रीनगर जो रियासत है, श्रीनगर का जो राजमहल था वो भी ध्वस्त हो गया था। तो गढ़वाल के राजा ने क्या किया, ये देखिए जब पृथ्वीपति शाह के द्वारा ये राजगढ़ी में जो महल बनाया गया था ना, इस महल में फिर इन्होंने शरण ली। कहीं ना कहीं ये वैकल्पिक मार्ग बनाने का ये दूरदर्शी परिणाम था, कहीं ना कहीं ये आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके राजा फतेहपति शाह, और मैं फतेहपति शाह में ही आपका आज रोकूंगा स्वयं को, बाकी हम लोग अगले दिन उसे पढ़ेंगे। तो फतेहपति शाह की बात करें, देख लीजिए 1665 से 1716 तक एक लंबा शासन इनका भी रहा है। राज्याभिषेक के समय ये 9 वर्ष का था, जिस कारण राजधानी की बागडोर महारानी कटोची, जो कि कांगड़ा राजा की पुत्री थी, के हाथों में चली गई। राजमाता कटोची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटोच के 5 पुत्र, जिन्हें 5 भाई कटोच के रूप में जाना जाता है, बहुत कुप्रसिद्धि मिली, और इसी के जनता ने जो है इनके शोषण पूर्व काल को कठेत गर्दी के तौर पर, गढ़वाल के इतिहास में कठेत गर्दी कहा जाता है। ये याद रखिएगा जरूर ये पॉइंट कि टिहरी शब्द बार बार आ रहा है, पर ये गढ़वाल शब्द यूज होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उस समय तो पूरा एकीकृत गढ़वाल था। तो महारानी कटोची के जो कि कांगड़ा के राजा की पुत्री थी, उसके संरक्षण काल में जब फतेहपति शाह छोटा है, 9 साल का बच्चा है, तो कटोची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटोच, जो कि भाई हैं कटोची के, तो इनके संरक्षण काल में हरक सिंह कटोच ने जो है, और हरक सिंह कटोच के 5 पुत्र, जिन्हें 5 भाई कटोच के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, जिसे कठेत गर्दी के तौर पर गढ़वाल के इतिहास में जाना जाता है। और इसके शासनकाल में ही देखिए स्योंद्यू सुपू, अब स्योंदी सुपा मतलब होता है घर में जितनी महिलाएं होंगी उतनी उसी आधार पर कर होगा। यानी कि मान लीजिए घर में महिलाओं की संख्या को निर्धारित कर दिया, और उसी स्योंदी मतलब महिला, और सुपा मतलब सुप्पा जो उसका एक तरीके से वो क्या बोलते हैं इसे, बर्तन कह लीजिए या क्या कहेंगे, सुप्पा जो होता है पहाड़ों में क्या बोलते हैं इसे, रिंगाल वगैरह का जो बनाया जाता है, बांस का बनाया जाता है जो बेसिकली, तो वो सुप्पा भर के अनाज देने की परंपरा, यानी कि जितनी महिलाएं होंगी उतना सुप्पा अनाज लगेगा। तो स्योंदू सुप्पा
चुलकर, चुलकर मतलब घरों में चूल्हों पर जो कर है, यानी कि जितने चूल्हे जलेंगे, इससे इसीलिए देख लीजिए ये एक पॉजिटिव भी रहा कहीं ना कहीं लोगों के लिए। वो पॉजिटिवनेस ये थी कि लोग घर में जो संयुक्त परिवार की परिभाषाएं थी वो ज़्यादा चली हैं, क्योंकि घर में जितने चूल्हे जलेंगे उतना टैक्स होगा। तो चुलकर और श्यूंती सुपुकर टैक्स जो है इसी के समय में लगा है। ऐसे अमानवीय कर थोपे गए। फतेहपति शाह के समय पुरिया नेथानी और भीम सिंह बरतवाल ने विद्रोह का दमन करना प्रारंभ किया। जनता के विद्रोह के कारण 5 भाई कठेतों और अजब शाही की हत्या कर दी गई। अजब शाही इसी के रिश्तेदार थे, अजब शाह, और 5 भाई कठेत, इन लोगों ने मिल करके ये कठेतगर्दी फैलाई थी, तो इनकी हत्या कर दी गई। जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर इनका स्मारक बनाया गया, जिन्हें अभी पंच भैया खाल के तौर पर जाना जाता है, या इसे 5 भाई कठेतों का स्मारक भी कहते हैं। खैर मैं इस पे ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। 1685 के आसपास सिरमौर राज्य पर आक्रमण कर बैराटगढ़ और कालसीगढ़ इसने छीन लिए, और पांवटा और जौनसार क्षेत्र भी गढ़वाल राज्य में शामिल कर लिए। तो 1685 में जो है सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को पांवटा में दुर्ग निर्माण के लिए भूमि दान दी। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, अब आप इस पॉइंट को पढ़िएगा जरूर। भंगाणी का जो युद्ध वाला पोर्शन जो आ रहा है ना आप लोगों के पास, ये पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा कि 1685 की बात है कि सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह को पांवटा में दुर्ग निर्माण के लिए भूमि दान दी। मुगलों से बचने के लिए था बेसिकली ये। अब गुरु गोविंद सिंह को जब ये भूमि दान दी गई, तो कहीं ना कहीं फतेहपति शाह को ये लगा कि मेदिनी प्रकाश, क्योंकि अभी अभी युद्ध हारा था सिरमौर, तो मेदिनी प्रकाश खुद से लड़ने के लिए इसने जो है एक सेना तैयार कर ली और उसे भूमि दान दे रहा है। तो ये बात जान करके, ये बात वो समझता है, और वो बात जस्ट उलट स्थिति समझते हुए ये क्या करता है, गुरु गोविंद सिंह पर हमला करने की योजना बना लेता है। तो इस बात का जिक्र गुरु गोविंद सिंह के गुरु विचित्र नाटक ग्रंथ से भी मिलती है कि 1689 में भंगाणी में गुरु गोविंद सिंह और मधुकर शाह और पहाड़ शाह, ये गढ़वाल के राजकुमार थे। याद रखिए यहाँ पर स्वयं फतेहपति शाह नहीं गए हैं, बल्कि फतेहपति शाह ने मधुकर शाह और पहाड़ शाह को भेज करके भंगाणी में एक युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध होने का जिक्र विचित्र नाटक में भी है। 1689 ईस्वी में भंगाणी में युद्ध हुआ है। किसका, याद रखिएगा, गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह के समय 2 गढ़वाली जो राजकुमार हैं, मधुकर शाह और पहाड़ शाह, इनका युद्ध हुआ है उसके साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। ठीक है। 1699 में ज्ञानचंद ने बधान क्षेत्र को लूटा, और बधान क्षेत्र को लूट करके जो है नंदा देवी की सोने की प्रतिमा कुमाऊं पहुंचाई। 1709 में जगतचंद ने भी जो है श्रीनगर, इसी के समय, क्योंकि 1716 तक इनका समय काल रहा है, तो श्रीनगर जीत करके एक, देखिए जगतचंद ने 1709 में जगतचंद ने पूरा का पूरा श्रीनगर जीत लिया था, और श्रीनगर जो जीत करके भूमि एक ब्राह्मण को दान दे दी थी। हालांकि इस बात के बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रमाण नहीं है, पर फिर भी ये लिखित इतिहास है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए इसी के समय काल में गुरु राम राय का आगमन होता है। गुरु राम राय का आगमन हुआ है 1675 में। 1675 में गुरु राम राय का जो है श्रीनगर आगमन हुआ। परीक्षावाणी वाले यहाँ सावधान हो जाएं, परीक्षावाणी बहुत यहाँ पर अशुद्ध डेटा दे रही है, 1698 दे रही है। 1698 होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह बहुत पहले, उससे बहुत पहले ही मर चुके थे। आप लोग ये बात जान लीजिए, 1682-84 में गुरु राम राय जी का निधन हो गया था। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल इसे इरेज कर लीजिएगा अपने उससे गलत डेटा को। ठीक है। 1675 में गुरु राम राय का श्रीनगर आगमन हुआ, जहाँ से वे कालिंदी नामक स्थान पर निवासित रहे थे। अभी भी ये जो श्रीनगर में जहाँ ये पहुँचे थे ना, इसे अभी भी जो है गुरु की स्थली के तौर पर जाना जाता है, और वो भूमि अभी भी सिख समुदाय के पास है। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1676 में वो देहरादून पहुँचे, और जब 1676 में जब ये देहरादून पहुँचे, तभी से देहरादून में झंडा मेला लगता है। झंडा मेले की शुरुआत ही तब से हुई। फतेहपति शाह ने उन्हें देहरादून में खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी 3 गांव दान में दिए, और खुड़बुड़ा में डेरा डालने की वजह से देहरादून का नामकरण देहरादून हुआ। अब देखिए, क्योंकि फतेहपति शाह का लंबा समय काल है, तो इसके समय साहित्यिक गतिविधियां भी क्या क्या हुई हैं। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाकार या साहित्यकार जो है दरबार में थे, जैसे जटाधर हैं जिन्होंने फतेह शाह करण नामक पुस्तक लिखी, रतन कवि है फतेह प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, रामचंद्र है फतेह शाह यशोवर्मन नामक पुस्तक लिखी, सुखदेव हैं वृत्त विचार लिखी, मतिराम ने वृत्त कौमुदी लिखी। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए बताऊं कि फतेहपति शाह को रतन कवि ने हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उद्दंडों को दंड देने वाला शासक, और फतेहपति शाह ने जो है छत्रपति शिवाजी जी को अपना आदर्श मानकर उनकी नीति का ही अनुसरण किया है। इसीलिए हिंदुओं का रक्षक की उपाधि जो है किसने दी है, रतन कवि ने दी है, जिन्होंने फतेह प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। आज के लिए दोस्तों
दोस्तों इतना ही। आप लोगों के कमेंट क्वायरीज सारी होनी चाहिए। जब ये कमेंट क्वायरीज होंगी तभी मज़ा भी आएगा पढ़ाने में भी, और मुझे भी लगेगा कि मैं जीवित किसी उसको पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा मृत शरीरों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे और तभी वो मैं उसे आगे ले जा पाऊँगा। और कमेंट करके ये भी क्वेश्चन करिएगा कि आपको क्या चीज़ समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या सवाल पूछे जाते हैं। जो आप लोगों के मन में सवाल हो आप लोग कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले दिन अगले वीडियो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों।